हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बस सभी लोग मुझे बता देंगे सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का सबसे पहला वर्ड है, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज रिकैलिब्रेट करना। अब देखो, रिकैलिब्रेट में अगर आप देखोगे तो री वर्ड आ गया। री शब्द का मतलब क्या होता है? अगेन। कैलिब्रेट करने का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज को फिर से मार्क कर रहे हो, फिर से एडजस्ट कर रहे हो। इसका मतलब आप क्या क्या कर रहे हो? रिकैलिब्रेट कर रहे हो। टू एडजस्ट और करेक्ट समथिंग, किसी चीज को करेक्ट करना, किसी चीज को ठीक करना जिससे कि वो और अच्छी हो जाए। आप रीएडजस्ट कर रहे हो, रीसेट कर रहे हो, रीअलाइन कर रहे हो, मीन्स उसको एडजस्ट कर रहे हो जिससे कि वो चीज़ ठीक हो जाए। एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, रीवैम्प करना। रीवैम्प करने का मतलब क्या होता है? आप उसको रिपेयर करके क्या कर रहे हो? आप उसको रिपेयर करके इम्प्रूव कर रहे हो। आपने क्या किया? रीवैम्प। इसको ओवरहॉल भी बोलते हैं, कि आप किसी चीज़ को रिपेयर करके इम्प्रूव कर रहे हो। रेक्यूपरेट करना क्या होता है? रेक्यूपरेट करने का मतलब होता है आपकी हेल्थ फिर से ठीक हो गई है, मीन्स टू रिकवर फ्रॉम इल हेल्थ। आपकी पहले हेल्थ खराब थी, लेकिन अब हेल्थ क्या हो चुकी है? ठीक हो चुकी है, आप रिकवर कर चुके हो, रेक्यूपरेट कर चुके हो। बहुत बार ये वर्ड एग्जाम में आया है। रेजुविनेट सभी को पता है। रेजुविनेट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? JUV रूट वर्ड है, इसका मीनिंग होता है यंग। तो इसका मतलब क्या है? यंग हो रहे हो फिर से, टू बिकम यंग अगेन या गेट यंग अगेन। फिर से यंग हो रहे हो, रेजुविनेट कर रहे हो। फिर रेसस्किटेट का मतलब भी वही होता है, रेसस्किटेट, फिर से एनर्जी आ रही है। रिवाइटलाइज का मतलब भी वही होता है कि फिर से आपके अंदर जान आ रही है। रिवाइवल का मतलब भी वही होता है कि फिर से आपके अंदर जान आ रही है। तो इन सारे के सारे वर्ड्स में आपको RE वर्ड दिख रहा है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मीनिंग होता है अगेन। एंटोनिम्स, मिसअलाइन, मैनेजमेंट नहीं है, अलाइनमेंट नहीं है, मैचिंग नहीं है, डिस्टेबलाइज, चीज़ें खराब हो गई हैं। तो सेटबैक के बाद, सेटबैक का मीनिंग क्या है? फेलियर। तो एक प्रॉब्लम आई, उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो एडजस्ट करेगी अपनी स्ट्रैटेजी को और अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करेगी। अगले वर्ड पे आते हैं रिप्लीट। तो कोई चीज़ अगर रिप्लीट होती है, इसका मतलब क्या होती है? वो भरी हुई होती है, फुल होती है। फुल होती है इसका मतलब टीमिंग। टीमिंग का मतलब क्या है? भरी हुई है उस चीज से। अबाउंडिंग, इसका मतलब क्या है? भरी हुई है। कोई चीज ओवरवेलमिंग होती है, तो इसका मतलब भी क्या होता है? कि वो चीज उस चीज से भरी हुई है। क्रैम्ड है, ऊपर तक भरी हुई है। स्टफ्ड है, ऊपर तक भरी हुई है। ब्रिमिंग है, मतलब क्या है? ऊपर तक वो चीज भरी हुई है। अच्छा, कोई चीज भरी हुई है मतलब बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा के वर्ड्स क्या होते हैं? कोपियस है, एम्पल अमाउंट में है, प्लेंटी है, प्रोफ्यूज है, प्लेथोरा है। अगर मैं कुछ नाउन फॉर्म्स लिखूं, ये तो एडजेक्टिव फॉर्म्स थे, नाउन फॉर्म्स लिखूं मतलब मिरियाड अमाउंट में, मतलब बहुत ज्यादा है। स्ल्यू ऑफ थिंग्स है, मतलब बहुत ज्यादा है। मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स है, मतलब बहुत ज्यादा है। ये कौन से फॉर्म्स है? ये नाउन फॉर्म्स है। ये कौन सा फॉर्म थे? ये एडजेक्टिव फॉर्म्स थे। तो मैं पार्ट ऑफ स्पीच अलग से क्यों लिख रही हूँ? जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इसका मतलब क्या है? कि वो चीज उस चीज से भरी हुई है। हाँ, बाउंटीफुल है, राइट। बाउंटीफुल भी एडजेक्टिव फॉर्म ही है, मीन्स भरी हुई है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है ये। फुली और अबंडेंटली फिल्ड और सप्लाइड विथ समथिंग। अबाउंडिंग है, फुल है, ब्रिमिंग है। ब्रिम का मतलब समझते हो? जैसे ये बाल्टी है, तो इसका ऊपर तक, सबसे ऊपर तक लेवल को बोलते हैं ब्रिम। ब्रिमिंग है, इसका मतलब पूरी ऊपर तक भरी हुई है। एंटोनिम्स लैकिंग है, एम्प्टी है, डिप्राइव्ड है। कमी के वर्ड्स क्या होते हैं? किसी चीज की अगर कमी है, नाउन फॉर्म्स बताना मुझे। मतलब उस चीज का क्या है? डर्थ है। उस चीज की क्या है? स्कैरसिटी है। उस चीज का क्या है?
एक वर्ड और होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग बताओगे क्या वर्ड होता है? राइट, पॉसिटी है। मीन्स उस चीज की कमी है, उस चीज का लैक है। कोलोसल का मतलब भरा हुआ नहीं होता बेटा, कोलोसल का मतलब होता है बहुत बड़ा। चलो उसके भी सिनोनिम्स करते हैं। हिस्ट्री भरी हुई है उन लोगों के एग्जाम्पल से जो लोग उठे किसके बाद? फेलियर के बाद। तो हिस्ट्री जो है उन लोगों के एग्जाम्पल से क्या है? भरी हुई है। एक बच्चे ने कोलोसल पूछा था, इसके सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। कोई चीज कोलोसल है, इसका मतलब क्या है? ह्यूज। इसका मतलब क्या है? जाइजेंटिक है। ये सारे एडजेक्टिव फॉर्म्स हैं, है ना। क्या है? बेहेमोथ है, बहुत बड़ी है। मेमोथ है, बहुत बड़ी है। टाइटैनिक है, टाइटैनिक शब्द का मीनिंग क्या होता है? बहुत बड़े। गैरगैंटुआन है, मीन्स वो चीज कैसी है? बहुत बड़ी। और कुछ वर्ड्स बता दो, मैंने नहीं लिखे हैं तो। कॉस्मिक है, राइट। एस्ट्रोनॉमिक है, वेरी गुड, बहुत बड़ी है। टावरिंग है, बहुत ही ज्यादा बड़ी है। एलिफेंटाइन है, राइट, एलिफेंट की जितनी है, मीन्स बहुत बड़ी है। गोलियत है, मतलब वो चीज हद से ज्यादा बड़ी है, ह्यूज है। सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है? सारे सारे वर्ड्स का मीनिंग है ह्यूज है। ह्यूमंगस है, हाँ, बहुत बड़ी है। अगले वर्ड पे आते हैं टेनेसिटी। लास्ट में ITY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। टेनेसिटी का मतलब क्या? टेनिशियस वर्ड पढ़ा था, याद है? उसी का नाउन फॉर्म होता है टेनेसिटी। टेनिशियस कैसे लोगों को बोलते हैं? जो लोग एक ही जगह अड़े रहते हैं, एक चीज को जो सोच लिया उसी को करते हैं, उसको जब तक नहीं छोड़ते जब तक वो चीज कंप्लीट नहीं हो जाती। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? टेनिशियस। बहुत बार एग्जाम में आया है, डबल स्टार मार्क करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। इसी एडजेक्टिव का नाउन फॉर्म है टेनेसिटी। कि आप बहुत डिटरमाइंड हो, बहुत परसिस्टेंट हो, एक ही चीज में लगे हुए हो। परसिस्टेंस, परसिवियरेंस, डिटर्मिनेशन, जो सोच लिया उसको छोड़ेंगे नहीं। एंटोनिम्स: कमजोर हो, फ्रैजिलिटी है, वीकनेस है, कमजोरी है, सबमिशन है, हार मान लेते हो बहुत आसानी से। तो उसकी जो टेनेसिटी थी कि वो एक चीज को लेके पकड़ के बैठ गया था, उस चीज में ही पूरी तरीके से उसने अपना 100% दे दिया था, वो एविडेंट थी। एविडेंट मीन्स क्लियर थी। किस चीज में क्लियर थी? कि किस तरीके से वो पुश कर रहा था, मतलब किस तरीके से वो मेहनत कर रहा था। हालांकि उसको बार बार फेलियर्स मिल रहे थे, लेकिन फिर भी वो मेहनत कर रहा था। मतलब वो इंसान कैसा था? बहुत ही टेनेशियस था, बहुत ही कैसा था? परसिवियरिंग था, अनरिलेंटिंग था। इसका एक सिनोनिम क्या होता है टेनिशियस का? बहुत इंपॉर्टेंट, अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग का मतलब क्या होता है? जो हार ना माने। अगले वर्ड पे आते हैं स्लैकनिंग। स्लैक को समझते हो? स्लैक क्या होता है? स्लैक का मतलब होता है ढील। तो अगर आपने किसी चीज में ढील छोड़ दी है, या किसी चीज में ढील है, आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो, तो इसका मतलब क्या है? स्लैक। लैक्स भी बोल सकते हैं। लैक्स का मतलब क्या था? स्ट्रिक्ट नहीं हो उस चीज को लेके, मतलब उस चीज में आपने क्या छोड़ दिया? ढील छोड़ दिया। आप उस चीज को लेके क्या हो रहे हो? बहुत ड्रूपी हो रहे हो। ड्रूपी का मतलब क्या है? ऐसा लटका हुआ से वो चीज है, लटकी हुई सी चीज को और क्या बोल सकते हैं? बैगी है, मतलब बहुत ढील है उसके अंदर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, फ्लैसिड। फ्लैसिड शब्द का मतलब क्या होता है? कोई चीज के अंदर वो कड़कपन नहीं है, मतलब वो चीज ना बड़ी सॉफ्ट सी हो गई है, उसके अंदर वो एनर्जी नहीं है, वो जान नहीं है, तो फ्लैसिड वर्ड यूज करते हैं। नेगेटिव टोन का वर्ड है ये, पॉजिटिव टोन का वर्ड नहीं है, याद रखना है ना। तो स्लैकनिंग का मतलब क्या हो गया? वही ढील छूट गई है। इंटेंसिटी या स्पीड क्या हो गई है? कम हो गई। स्लैकनिंग है V1 प्लस ING है ना। तो V1 प्लस ING को तो नाउन की तरह भी यूज कर लेते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर लेते हैं। स्लैक इसका नाउन होता है, इसका वर्ब क्या होता है? इसका वर्ब फॉर्म होता है स्लैकन, ये इसका वर्ब फॉर्म होता है। तो स्लो हो रही है कोई चीज, ईज हो रही है, डिमिनिश हो रही है, मतलब उसकी एनर्जी जाती जा रही है। एंटोनिम तो और एनर्जी आ रही है, और टाइट हो रही है, और बढ़ती जा रही है। तो जो कंपनी थी उसने देखा कम होती हुई डिमांड, मतलब ढील पड़ गई डिमांड में, मतलब डिमांड कम हो गई उसके प्रोडक्ट्स की, तो ऐसी चीज को देखा। अच्छा, स्लैकनिंग का पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आ रहा है? यहाँ पे डिमांड नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। अच्छा, एक और बड़ा प्यारा वर्ड यहाँ से बहुत बार एग्जाम्स में आता है, दैट इज वॉबली। वॉबली एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है। वॉबली शब्द का मतलब क्या होता है? कि आप बड़े ढीले ढाले से हो, मतलब एक तरीके से ना बहुत शेकी से हो। जैसे जब लोग लोग बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वॉबली हो जाते हैं, मतलब बहुत शेकी से हो जाते हैं, हिल रहे होते हैं, हाथ पैर हिल रहे होते हैं, फर्म नहीं होते, बेसिकली बहुत ढीले ढाले से हो जाते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? उन लोगों को हम बोलते हैं वॉबली। चलो आगे बढ़ते हैं। वॉबली वर्ड ही आ गया, क्या बात है।
अनस्टेबल, नॉट स्टेडी और फर्म। जो अनस्टेबल हो, जो स्टेडी या फर्म ना हो, जो हिल सा रहा हो, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। शेकी, अनस्टेडी, फ्लक्चुएटिंग। एंटोनिम्स क्या होगा? स्टेबल है, फर्म है, स्टेडी है। तो जो वॉबली फाइनेंशियल मार्केट है, जो अनस्टेबल सी फाइनेंशियल मार्केट है, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स के बीच में क्या पैदा हो गई? इन्वेस्टर्स के बीच में कंसर्न पैदा हो गई, चिंता पैदा हो गई। क्यों? क्योंकि मार्केट कैसी है? बहुत ही वॉबली है, बहुत ही अनस्टेबल सी है। अच्छा, मुझे वॉबली वर्ड के कुछ और सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज़ अगर वॉबली है मतलब स्टेबल नहीं है, फर्म नहीं है, मतलब बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर का वर्ड क्या होता है? टेनुअस। टेनुअस शब्द का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही कमज़ोर सी है। फिर सारे वीक वाले सिनोनिम्स आ जाएंगे, है ना। बहुत ही डेलिकेट है, और क्या आ जाएगा? बहुत ही फ्लिम्सी है, फ्रेल है, फीबल है। फ्रेल फीबल का मतलब क्या होता है? बहुत ही कमजोर। बूढ़े लोग जनरली क्या हो जाते हैं? फ्रेल हो जाते हैं, फीबल हो जाते हैं। फीबल का एक वर्ब फॉर्म होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, दैट इज एनफीबल। तो ये तो एडजेक्टिव्स में आपको बता रही थी, लेकिन ये फीबल का वर्ब होता है एनफीबल। इसका मतलब क्या होता है? टू मेक समवन वीक। आप किसी को क्या बना रहे हो? आप किसी को कमजोर बना रहे हो। कमजोर बन गया है वो इंसान, तो वो इंसान कैसा हो गया? डिबिलिटेटेड हो गया है। और क्या हो गया? वो इंसान डिक्रिप्ट हो गया है, मीन्स बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। अब उसके अंदर वो एनर्जी ही नहीं रही, विम्पी हो गया है। एक वर्ड बड़ा प्यारा सा होता है, रिकेटी। रिकेटी शब्द का मीनिंग क्या होता है? कभी भी गिर जाएगा, मतलब बहुत कमजोर है। एनफीबल वर्ब है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो एडजेक्टिव की तरह यूज हो जाती है, तो एनफीबल्ड भी लिख सकते हैं। मतलब क्या हो चुका है? बहुत ही ज्यादा कमजोर वो इंसान हो चुका। अच्छा, एक ना रूट वर्ड होता है गेरॉन। गेरॉन रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ओल्ड एज। तो कोई मुझे बता सकता है जो बूढ़े लोगों के डॉक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जो बूढ़े लोगों के डॉक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इस रूट वर्ड से वो बनता है, मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग बताओगे। इस हिंट दे रही हूं, इस वर्ड से बनता है, तो क्या बोलते हैं उनको? राइट, उनको बोलते हैं गेरोंटोलॉजिस्ट। तो गेरोंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो बूढ़े लोगों के डॉक्टर्स होते हैं, जो उन लोगों को ट्रीट करते हैं जो लोग कैसे होते हैं? जो लोग काफी एज्ड हो चुके होते हैं। तो दे आर नोन एज व्हाट? गेरोंटोलॉजिस्ट, जो एजिंग को डील करते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे टर्म्स हैं ऐसे। गेरोंटोलॉजिस्ट भी है, देन वी हैव गेरियाट्रिशियंस ऑल्सो। दोनों बोलते हैं, जो एल्डरली पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। इस फील्ड को क्या बोलते हैं? एजिंग की फील्ड इज व्हाट? गेरोंटोलॉजी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है ट्रांसग्रेसिंग। ट्रांसग्रेस सभी को पता है, बहुत बार इसके सिनोनिम्स पढ़ चुके हैं। अगर आप किसी चीज को ट्रांसग्रेस कर रहे हो, इसका मतलब आप रूल्स तोड़ रहे हो। रूल्स तोड़ रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? रूल्स वायलेट कर रहे हो। और कौन कौन से वर्ड्स लिख सकते हैं हम? इन्फ्रिंज कर रहे हो, वेरी गुड। और बताओ मुझे 2-3 वर्ड्स और बताओ। एक सी से वर्ड होता है जिसमें कॉन्ट्रा स्टार्टिंग में आता है, क्या होता है पूरा वर्ड? वेरी गुड, कॉन्ट्रावीन कर रहे हो। रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, मीन्स रूल्स को डिफाई कर रहे हो, रूल्स को फ्लाउट कर रहे हो, ब्रीच कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो। इसका मतलब आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। सबका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? सारे के सारे वर्ड्स जो हैं आपके वर्ब्स हैं। तो गोइंग बियॉन्ड द सेट लिमिट्स और बाउंड्रीज, स्पेशली ब्रेकिंग अ लॉ और रूल। आप क्या कर रहे हो? ब्रेक कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो। ट्रेसपास का मतलब क्या होता है? किसी की एंट्री में आप बिना परमिशन के एंटर कर रहे हो, इसको बोलते हैं ट्रेसपास करना। इन्फ्रिंज कर रहे हो, एंटोनिम्स ओबे कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो। और क्या बोल सकते हैं ओबे को? किसी की बात मानने को क्या बोलते हैं? कंप्लाई करना। कंप्लाई करना मीन्स आप उस इंसान की बात मान रहे हो। अडहियर करना, अडहियर करने का मतलब क्या होता है? जो इंसान वो बात कह रहा है आप उसको क्या कर रहे हो? आप उसको फॉलो कर रहे हो। तो ये क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। तो फिशरमैन के ऊपर इल्जाम लगा कि उन्होंने तोड़े थे इंटरनेशनल बाउंड्री को फिशिंग करते समय। उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था कि वो फिशिंग करते समय चीजों को फॉलो नहीं कर रहे थे। अगले वर्ड पे आते हैं। स्मीयर करने का मतलब क्या होता है? कि आपने उस इंसान के बारे में खराब खराब बोला है, तो इसका मतलब आपने क्या किया है? उसको स्मीयर किया है।
मीन्स उसके बारे में खराब खराब आपने बोल दिया है। तो ये जो स्मीयर है इसको आप वर्ब की तरह यूज करते हो। तो आपने किसी की रेप्यूटेशन को डैमेज किया है, उसके बारे में गलत गलत बोल के। स्लैंडर वर्ड पे डबल स्टार मार्क करना, इसका मतलब आपने क्या किया है, उसकी जो इमेज थी वो खराब कर दी है। इसका मतलब आपने उस इंसान को डिफेम किया है, टार्निश किया है, मेलाइन किया है। इसका मतलब उसके बारे में आपने खराब खराब चीजें बोली हैं। और क्या बोल सकते हैं, आपने उस इंसान की इमेज को क्या किया है, विलिफाई किया है। विलीफाई करने का मतलब भी क्या होता है कि आपने उसको, अब उसको ऐसे याद कर सकते हो कि आपने उसको एक विलन की तरह लोगों को दिखाया कि वो इंसान खराब है। आपने उसको क्या किया, डिस्क्रेडिट किया है सबके सामने, डिसरिस्पेक्ट किया है सबके सामने। एक और वर्ड बहुत प्यारा, डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा, बेसमर्च। बेसमर्च करने का मतलब भी क्या होता है कि आपने उस इंसान के बारे में खराब खराब बोला है, आपने उस इंसान को सली किया है। मीन्स आपने उस इंसान के बारे में बहुत ही ज्यादा खराब बोला है, रिडिक्यूल किया है। रिडिक्यूल करने का मतलब क्या होता है, सबके सामने आपने उसका मजाक उड़ाया है, आपने उसकी इमेज को मार किया है। मार का मतलब क्या होता है, स्पॉइल कर देना। तो अगर आपने उसकी इमेज को मार किया है, इसका मतलब आपने उसकी इमेज को स्पॉइल कर दिया, उसको टॉन्ट किया है, उसको क्रिटिसाइज किया है। फिर वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे क्रिटिसाइज वाले, है ना। स्कॉफ किया है, जीयर किया है, स्नीयर किया है, जाइब किया है, वो सारे के सारे वर्ड्स आ जाएंगे। बी लिटिल किया है, डिमीन किया है, डेराइड किया है। मीन्स उस इंसान को बहुत खराब खराब बोला है। एंटोनिम्स, प्रेज किया है, तारीफ की है, ऑनर किया है, ग्लोरीफाई किया है, कमेंट किया है, तारीफ की है। तारीफ करने के कुछ वर्ड्स बताना मुझे। यूलोजाइज किया है, तारीफ करी है, लॉर्ड किया है, तारीफ करी है, अपलॉड किया है, तारीफ करी। आप उस इंसान को बहुत रिस्पेक्ट करते हो। रिस्पेक्ट करने का वर्ड क्या होता है, वेनरेट करते हो, उस इंसान को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो। आपने उस इंसान को हेल किया, मीन्स उसके बारे में अच्छा अच्छा बोला है। तो जो पॉलिटिशियन की इमेज थी वो खराब हो गई। एक बहुत ही खतरनाक स्मीयर कैंपेन चलाया गया, मतलब उसकी बुराई का कैंपेन चलाया गया, जो उसके दुश्मनों ने क्या किया, लॉन्च किया। हाँ, लेम्बास्ट करना का मतलब क्या होता है, उस इंसान की बुराई करना। तो लेम्बास्ट किया है, बुराई करी है। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ दीज वर वर्ब्स। हमेशा याद रखना, सिनोनिम और एंटोनिम हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच में रखते हैं। अच्छा, तारीफ करने के तीन वर्ड्स में डिफरेंस समझ लो, तीनों एक जैसे से लगते हैं। एक होता है एग्जॉल्ट, एक होता है एक्सल्ट, और एक होता है एक्सटॉल। तो तारीफ करना क्या है, तारीफ करना एक तो एक्सॉल्ट वर्ड होता है, तारीफ की आपने। एक एक्सटॉल वर्ड होता है, आपने तारीफ करी। एक्सल्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बहुत इंजॉय कर रहे हो किसी की सक्सेस के ऊपर, मतलब उसकी तारीफ भी कर रहे हो और साथ के साथ वो सक्सेसफुल हुआ है तो आप बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहे हो। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, एक्सल्ट कर रहे हो। तीनों एक जैसे से वर्ड्स हैं, तीनों का मीनिंग पता होना चाहिए हर किसी को। अगले वर्ड पे आते हैं, एनकम्बरेंस। एनकम्बर वर्ड तो बहुत बार पढ़ लिया भाई। एनकम्बर का मतलब क्या होता है, ये वर्ब फॉर्म होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, किसी को रोकना। तो एनकम्बर करना इज रोकना। रोकना क्या था, हिंडर करना। कल की क्लास में पढ़े थे, याद आ रहे होंगे सभी को। ऑब्स्ट्रक्ट करना, स्टिमी करना, थ्रॉटल करना, थ्वार्ट करना, मीन्स रोकना। तो ये रोकना है, इसी का नाउन फॉर्म क्या हो गया, इनकम्बरेंस। तो एक बर्डन और रुकावट जो प्रोग्रेस को क्या करती है, जो प्रोग्रेस को रोकती है। तो ऑब्स्टिकल है, बर्डन है, हिंड्रेंस है, इम्पेडिमेंट है। इसका मतलब क्या है, रुकावट है। एंटोनिम्स क्या हो गए, एडवांटेज है, फायदा है, एड है, हेल्प है, सपोर्ट है, असिस्टेंस है। तो फाइनेंशियल डेट्स जो है, कर्जा जो है, एक बहुत ही बड़ी रुकावट होती है स्टार्टअप को लॉन्च करने में। रुकावट। और रोकने वाले वर्ड्स कौन कौन से थे, स्टिफल करना क्या था, गला घोट देना। स्ट्रैंगुलेट करने का मतलब भी क्या था, गला घोट देना। सफोकेट करना, गला घोट देना, मीन्स आप आगे उस इंसान को बढ़ने ही नहीं देना चाहते। कर्टेल कर रहे हो, कम कर रहे हो, रोक रहे हो। कर्ब कर रहे हो, कम कर रहे हो। चेक कर रहे हो, कंटेन कर रहे हो, रोक रहे हो। स्मोथर कर रहे हो इज ऑल्सो गला घोट रहे हो, सफोकेट कर रहे हो, रोक रहे हो। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या था, आप रोक रहे हो। अगला वर्ड है ट्रैवल। ट्रैवल का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मेहनत।
तो आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को झेल रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्रैवल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। पेनफुल और लेबोरियस एफर्ट मतलब ऐसी एफर्ट जिसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही है, सफरिंग है, हार्डशिप है, टॉयल बहुत मेहनत, हार्डशिप बहुत मेहनत, स्ट्रगल संघर्ष, ऑर्डियल में से तरीके का पनिशमेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपकी क्या लग रहे हैं? एफर्ट्स लग रही है। एंटोनिम सुकून में हो, कंफर्ट में हो, प्लेजर है, रिलैक्सेशन है। सुकून है मतलब रिप्रीव है, सुकून है मतलब रिलीफ है, सुकून है मतलब रेस्पाइट है जिंदगी में, सुकून ही सुकून है, रिलैक्सेशन ही रिलैक्सेशन है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो इतने सालों के इमोशनल और फाइनेंशियल स्ट्रगल के बाद उसको फाइनली क्या मिली? उसको फाइनली सक्सेस मिल गई, इतने सारे के सुकून, इतनी सारी मेहनत के बाद। अच्छा, कोई बहुत मेहनत वाला काम होता है उसको क्या बोलते हैं? जिसमें बहुत मेहनत लगती है, उस काम को हम बोलते हैं हरक्यूलियन टास्क। तो अगर कोई इंसान बहुत मेहनत वाला काम कर रहा है, दैट मीन्स ही इज डूइंग हरक्यूलियन टास्क। बहुत बार एग्जाम्स में दो एग्जामिनर के फेवरेट फ्रेजेस हैं, दोनों बहुत बहुत बार आते हैं। एक होता है हरक्यूलियन टास्क और एक होता है एक्किलीज हील। एक्किलीज हील समझते हो क्या होता है? एक्किलीज हील ये होता है आपका सबसे कमजोरी वाला पॉइंट कौन सा है, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी है, वो आपकी एक्किलीज हील है। अ वीक पॉइंट इज योर एक्किलीज हील। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। हाँ, ट्रेवल्स की वजह से आप क्या हो गए हो? ब्लू इन द फेस हो गए हो। ब्लू इन द फेस का मतलब क्या है? एक अलग ही थकान दिख रही है आपके चेहरे के ऊपर। अगला वर्ड है क्लीमेंसी। इसको याद कैसे करोगे? कल मानसी ने क्या किया? क्लीमेंसी दे दी, इसका मतलब माफी दे दी। तो क्लीमेंसी मीन्स माफी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। मर्सी, लीनियंसी किसी की तरफ जिसको आप बहुत ज्यादा खराब पनिशमेंट दे सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? उसको माफ कर दिया। मर्सी, लीनियंसी। कंपैशन मीन्स काइंडनेस दिखाया, फॉरगिवनेस, आपने क्या किया? माफी दे दी। माफी को क्या बोलते हैं? एमनेस्टी भी बोलते हैं। एमनेस्टी इज व्हाट? माफी दे दी। एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है जो होता है परोल। परोल का मतलब समझते हो? परोल वर्ड होता है कि किसी इंसान को फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा उसको जेल की सजा दी गई थी, 10-15 साल की दी गई थी, लेकिन उसको पहले ही रिलीज कर दिया, तो मतलब उसके ऊपर दया दिखा दी, क्लीमेंसी दिखा दी, मीन्स अर्ली रिलीज। उसको क्या किया गया? पहले ही रिलीज कर दिया गया, दैट इज परोल। अच्छा, परोल जैसा एक और वर्ड होता है जो बहुत बार एग्जाम में आता है, दैट इज पेट्रोल। पेट्रोल का मीनिंग बता सकते हो? जो गाड़ियों में भरते हैं वो वाला पेट्रोल नहीं, ये वाला पेट्रोल, PATROL। इस शब्द का मीनिंग क्या होता है? पुलिस पेट्रोलिंग करती है। इसका मतलब क्या होता है? इसको वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज करते हैं। इसका मतलब होता है किसी के चारों तरफ घूमना, नजर रखने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? पेट्रोलिंग। तो पुलिस पेट्रोलिंग करती है मतलब चारों तरफ घूमती है जिससे कि उस पर नजर रखी जा सके। हार्शनेस, सिवियरिटी, क्रूअल्टी, स्ट्रिक्टनेस। एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है क्रूअल लोगों का, बहुत बार एग्जाम में आता है, दैट इज बारबैरिक। कोई इंसान अगर बारबैरिक होता है, सैवेज होता है, एट्रोशियस होता है, ब्रूटल होता है, इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही क्रूर होता है। फॉर एग्जाम्पल हिटलर क्या था? हिटलर बारबैरिक था, सैवेज था, एट्रोशियस था, ब्रूटल था, उसके अंदर कोई इंसानियत थी ही नहीं। तो वो कैसा था? इनह्यूमेन था, कोई दया की भावना ही नहीं थी उसके अंदर। तो वो कैसा था? पिटीलेस था। पिटी का मतलब क्या होता है? दया। तो उसके अंदर कोई दया की भावना ही नहीं, तो उसका पत्थर दिल था। पत्थर दिल का वर्ड क्या होता है? कैलस। कैलस इज व्हाट? ये एग्जाम में बहुत बार आया। कैलस OUS लगा होता है, इसका मतलब होता है पत्थर दिल, ये एक एडजेक्टिव होता है। और जो ये वाला कैलस होता है, CALLUS, इसका मतलब क्या होता है? आपने देखा ना पैरों के नीचे स्किन बहुत हार्ड हो जाती है, एक बहुत मोटी सी स्किन आ जाती है पैरों के नीचे, ज्यादा चलने की वजह से, ज्यादा नंगे पांव चलने की वजह से, उसको बोलते हैं कैलस। कैलस इज व्हाट? हार्ड स्किन। तो प्रिजनर को जो जेल की सजा सुनाई गई थी वो कम कर दी गई क्योंकि जज ने क्या दिखाई? जज ने दया दिखाई। जज कैसा हो गया? जज बहुत ही ज्यादा दयावान था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाते हैं, उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है। आज क्लास इतनी लेट इसलिए हो रही है क्योंकि सुबह इंटरनेट नहीं आ रहा था, एंड स्किपिंग इज नॉट एन ऑप्शन, और चीजों को स्किप करना एक ऑप्शन नहीं है। इट इज बेटर लेट देन नेवर। लेट कर लो, ना करने से बहुत अच्छा है।
आजकल ना मुझे इतना ईडियम्स पढ़ पढ़ के और पढ़ा के ऐसी आदत हो गई है कि हर बात को मुझे एक ईडियम से कहने का मन करता है। चलो, ऐसा इंसान जो ह्यूमन काइंड को नफरत करता है, मिस। मिस का मतलब क्या होता है? नफरत करना। दो मतलब होते हैं बेसिकली मिस के, नफरत करना और रॉन्ग। और एंथ्रोपोस का मतलब क्या होता है? ह्यूमन काइंड। तो ऐसा इंसान जो इंसानों से नफरत करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मिसैंथ्रोप। और फिलैंथ्रोप कौन हो गया फिर? या फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं कौन से इंसान को? फाइल और एमी दो रूट वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब होता है लव। तो फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होता है? जो प्यार करता है इंसानों से, वन हु लव्स ह्यूमन काइंड, वो क्या हो गया? फिलैंथ्रोपिस्ट। जो नींद में चलता है, दो रूट वर्ड्स हैं फिर से यहाँ पे, सोमनी। सोमनी का मतलब होता है स्लीप। और एम्ब्यूलिस्ट, एम्ब्यूल वर्ड का मीनिंग होता है वॉक करना। एम्बुलेंस क्या होता है? एम्बुलेंस होता है चलता फिरता हॉस्पिटल। तो एम्ब्यूल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वॉक करना। तो सोमनी एम्ब्यूलिस्ट कौन हो गया? सोमनी एम्ब्यूलिस्ट हो गया जो इंसान नींद में चलता है। अच्छा, जो इंसान नींद में बोलता है उसको क्या बोलते हैं? जो इंसान नींद में बोलता है उस इंसान को बोलते हैं सोमनी लोक्विस्ट। नींद में बोलने वाला इंसान। लोक्वा, लोक्वा रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्पीच। अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स इन नीड, जो दूसरों की जरूरत में मदद करता है। इसके ऊपर जितने स्टार मार्क करने हैं कर लो, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। समैरिटन, समैरिटन कौन होता है? बहुत ही बढ़िया इंसान, जो इंसान दूसरों की मदद करता है। ब्लो अप, फट जाना। द बॉम्ब ब्लू अप, बॉम्ब फट गया। तुम क्यों फट रहे हो? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कोई इंसान अगर बहुत गुस्सा कर रहा है तो वो ब्लो अप कर रहा है। इसका एक हमने ईडियम भी पढ़ा था, फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब भी क्या होता है? मम्मी ने लिया तवा और उसका हैंडल फेंक के मारा तोड़ के, इतना गुस्सा आ रहा था मम्मी को। मीन्स शी फ्लू ऑफ द हैंडल, मीन्स शी बिकेम वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा आ गया। डू अवे विद मीन्स गेट रिड ऑफ, यार इस चीज से छुटकारा पाओ। तो डू अवे विद मीन्स छुटकारा पाना, किसी चीज को हटा देना। डू अप करना, प्लीज डू इट अप फास्ट, या तो इसको बंद करो, और दूसरा मीनिंग क्या होता है? दोबारा से डेकोरेट करना। ईज ऑफ, या बहुत हो गया यार, प्लीज ईज इट ऑफ, इसको थोड़ा कम करो। तो किसी भी चीज की इंटेंसिटी को कम करना इज व्हाट? ईज ऑफ करना। थ्रू थिक एंड हिन, एक होता है कम, क्या था? कम हेल, और एक इडियम होता है मुझे याद नहीं आ रहा, कम फायर और वाटर होता है शायद। इसका मतलब क्या है? आग हो चाहे पानी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कम हेल नहीं होता, क्या होता है? कम फायर और वाटर। आग हो चाहे पानी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मतलब हर मुश्किल के सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ हूं। आई एम विद यू थ्रू थिक एंड थिन, हर प्रॉब्लम में मैं तुम्हारे साथ। लाइक टू पीस इन अ पॉड, मतलब दो लोग बहुत एक जैसे हैं। इसका मतलब वो क्या है? दो पीस, एक एक पॉड के अंदर दो मटर के जैसे, मटर के दाने के जैसे हैं। और क्या बोलते हैं? मतलब वो एक दूसरे के क्या है? ऑल्टर ईगो है। ऑल्टर ईगो का मतलब क्या होता है? ऑल्टर का मीनिंग होता है अनदर, ईगो का मतलब होता है आई, दूसरा इंसान जो आपके जैसा है, वो आपका ऑल्टर ईगो है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आसमान में से बिजली चमकी। ब्लू बोला गया स्काई को, बोल्ट बोला गया बिजली को। आसमान से बिजली अचानक से चमकती है, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स अ कंप्लीट सरप्राइज, अचानक से कोई काम हुआ। पुल समवन्स लेग, क्यों खींच रहे हो भाई मेरी टांग? इसका मतलब क्यों मस्ती कर रहे हो, क्यों मजाक कर रहे हो? तो किसी को या तो मजाकिया तौर में रिसीव करना मीन्स उसकी टांग खींचना, बेसिकली टीज करना। कम रेन और शाइन, बारिश हो चाहे धूप हो, मतलब जो भी हो, कुछ भी हो। कम रेन और शाइन, कम फायर और वाटर, जो भी हो, मतलब मैं हर कंडीशन में तुम्हारे साथ हूं, तेरे संग हूं मैं। मजा आया वोकैबुलरी पढ़ने में सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? चलो आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। आज का आर्टिकल क्या कह रहा है? होम, घर पे, एंड अब्रॉड, बाहर, मतलब इंडिया में और बाहर।
इंडिया और इंडियन स्टूडेंट की बात करने वाले हैं। बड़ा प्यारा आर्टिकल लग रहा है, चलिए पढ़ते हैं। जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर देंगे। चलिए, रीड इट एवरीवन, सभी लोग रीड करेंगे। मैम वोकैब प्रोडिजी कैसे पढ़नी है एकदम लास्ट में बताऊंगी बेटा, अभी यहाँ पे फोकस करते हैं आर्टिकल पे। द ऑनगोइंग प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम चल रहा है, रिवोक करने का मतलब है कैंसिल करना। ऑनगोइंग मीन्स जो अभी चल रहा है। तो जो वीज़ाज हैं, जो फॉरेन बच्चों के यूएस में, वीज़ा क्या होते हैं कि अगर आपको किसी दूसरी कंट्री में जाना है तो वहाँ कंट्री में रहने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, उसको वीज़ा बोलते हैं। तो वीज़ाज कैंसिल किए जा रहे हैं फॉरेन बच्चों के यूएस में। ऑस्टेंसिबली, ऑस्टेंसिबली मीन्स ऊपर ऊपर से तो ऐसा दिख रहा है, ऑस्टेंसिबली मीन्स एपरेंटली या सीमिंगली। तो ऊपर ऊपर से तो ऐसा लग रहा है कि इसको क्यों किया जा रहा है, फॉर अपोजिंग, कि बच्चे जो हैं अपोज कर रहे हैं कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को, इसलिए उनके वीजास कैंसिल किए जा रहे हैं। ये एक डायरेक्ट आउटकम है, आउटकम मीन्स रिजल्ट है, ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है। किस चीज का रिजल्ट है, ऑफ द जीनोफोबिक। जीनोफोबिक का मतलब क्या होता है, नफरत या डर। किसका डर, फॉरेनर्स का डर। तो अमेरिका में ऐसा लग रहा है वहां के लोगों को फॉरेनर्स का डर हुआ है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स की वीजास को कैंसिल कर रहे हैं। तो ये टेंडेंसी है, टेंडेंसी का मतलब है झुकाव है, मतलब उनका झुकाव किस चीज की तरफ है कि फॉरेनर्स को बैन करो अमेरिका के अंदर। किसका झुकाव है ऐसा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का झुकाव है। द डेंजर इज दैट, खतरा क्या है कि जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मूवमेंट, जो उन्होंने एक मूवमेंट चलाया है कि अमेरिका को फिर से ग्रेट बना देंगे, दैट प्रोपेल्ड, प्रोपेल्ड का मीनिंग क्या है, पुश्ड, जिसने मिस्टर ट्रंप को पुश किया प्रेसिडेंसी में, मतलब प्रेसिडेंट वो इस वजह से बने क्योंकि उनका मूवमेंट था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मे सून, ये क्या होगा, परमिएट करेगा, परमिएट मीन्स एंटर करेगा, किस में एंटर करेगा, गहराइयों में चला जाएगा, कैंपस लाइफ में भी, मतलब कॉलेजेस में भी। इन एनी केस, किसी भी केस में, द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, जो इंडियन स्टूडेंट्स का जो नंबर है जो एनरोल करते हैं, जो एडमिशन लेते हैं यूएस यूनिवर्सिटीज में, हैज बीन ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेंड, वो कम होता जा रहा है पिछले साल से। इवन बिफोर द ड्रम बीट्स ऑफ, किससे पहले कि नफरत की गूंजे शुरू हुई थी। ड्रम बीट्स का मीनिंग क्या होता है, ड्रम को बजा रहे हो तो जो आवाजें हैं, यहाँ पे ड्रम बीट्स का मतलब क्या है, नफरत की जो आवाज शुरू हुई थी, मतलब नफरत को, फॉरेनर्स से जो नफरत दिखाई जा रही है, फॉरेनर्स को जो वहां से वापस भेजा जा रहा है, वो शुरू भी हुआ था, उससे पहले ही इंडियन स्टूडेंट्स का नंबर यूएस की यूनिवर्सिटीज में कम होना शुरू हो गया था। इंडियन स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी फाइंडिंग अदर कंट्रीज, इंडियन बच्चे दूसरी कंट्रीज को ढूंढ रहे हैं, जैसे कि जर्मनी को, जर्मनी उनको ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। क्यों, क्योंकि वहां पे पढ़ाई का जो खर्चा है वो कम है और अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी है, अच्छे खासे वहां पे इतने अच्छे रूल्स हैं कि बच्चे जो है खुद से अपनी एजुकेशन को फंड कर सकते हैं, कैसे, काम करके। तो बच्चे कॉलेज में एडमिशन भी ले लेते हैं, साथ के साथ वहां पे जॉब भी ज्वाइन कर लेते हैं, काम भी करना शुरू कर लेते हैं, जिससे कि वो अपने कॉलेज का खर्चा खुद उठा सके। एनरोलमेंट फिगर्स, जितने बच्चों ने एडमिशन लिया है सितंबर के महीने में इस साल, मतलब जितने बच्चे एडमिशन लेंगे सितंबर के महीने में इस साल, वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा, डेमोन्स्ट्रेट मींस शो करेगा कि हाउ अट्रैक्टिव द यूएस स्टिल इज, कि यूएस कितना अट्रैक्टिव है इंडियन बच्चों के लिए, डिस्पाइट, हालांकि लूमिंग, लूमिंग मींस जो मंडरा रहा है। तो कौन सी चीज मंडरा रही है, कैंसिलेशन मंडरा रहा है। किस चीज का कैंसिलेशन, कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता था। तो यूएस क्या करता था, एक ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम देता था
जो क्या करता था, दैट ऑफर्ड अ सेग। सेग वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि आप एक से दूसरे चीज में ट्रांजिशन, एक तरीके से चेंज। तो फॉरेन बच्चे जो हैं काम कर सकते थे यूएस में, ये ट्रांजिशन कर सकते थे, ये चेंज ला सकते थे कि आप स्टूडेंट से वहां का वर्कफोर्स का हिस्सा बन सकते थे। और वो कौन सा प्रोग्राम है जो इस सेक को करवाता था, वो कौन सा प्रोग्राम है जो इस चेंज को लाता था, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ऐसा लग रहा है कि ये भी कैंसिल होने वाला है, इसके कैंसिलेशन के चांसेस भी ऑन द होराइजन है, ऑन द कार्ड्स है। तो पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है, पूरा पैराग्राफ वही कह रहा है कि यूएस में इंडियन बच्चों को उनके वीजास कैंसिल किए जा रहे हैं, क्योंकि यूएस के लोग जो हैं या फिर जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहती है कि बाहर के लोग वहां पे ना। पैसेज समझ आया? मैम ब्लेस मी एग्जाम देने जा रही हूँ, ऑल द बेस्ट बेटा, बहुत सुकून शांति से एग्जाम देना, मेरी गुड विशेस आपके साथ है। चलो अगला पैराग्राफ रीड करेंगे सभी लोग। Sitting outside the center, ma'am, want your wishes. Once again, all the best, बेटा, God bless you. चलो आ जाते हैं आर्टिकल पे, क्या कह रहे हैं ऑथर। ऑल दिस, ये सब टुगेदर विद द डिफंडिंग, की फंड्स हटा दिए गए हैं, रिसर्च एंड आर्म ट्विस्ट एंड रिसर्च से फंड्स हटा दिए गए हैं। आर्म ट्विस्टिंग, आर्म ट्विस्टिंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके से पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आप किसी को आर्म ट्विस्ट कर रहे हो, इसका मतलब है आप उसकी हाथ मरोड़ के उससे वो काम करवाना चाहते हो जो काम वो करना नहीं चाहता, मतलब पूरी तरीके से उसको कंट्रोल कर रहे हो। तो यूनिवर्सिटीज़ को आर्म ट्विस्ट किया जा रहा है, उनको कंट्रोल किया जा रहा है एक ऐसी कंट्री में, वो कंट्री जो जाना जाती थी कि वो एकेडमिक फ्रीडम को, यूनिवर्सिटीज़ के फ्रीडम को सबसे ज़्यादा वैल्यू देती है। और ये जो चीज़ें हैं वो क्या हो गई हैं, हैज़ इंडीड लोअर्ड, कि ये सब चीज़ें जो हैं क्या हो गई हैं, लोअर्ड हो चुकी हैं, मतलब चीज़ें खराब होती जा रही हैं। इफ़ नॉट ओपेंडेड, पूरी तरीके से पलटी नहीं है, लेकिन इनकी जो ये किस चीज़ के लिए लिखा हुआ है, हैज़ वर्ब का पहले सब्जेक्ट देखते हैं। ये सब कुछ, ये टुगेदर विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, डिफंडिंग हो रही है एक ऐसी कंट्री में, ये नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो ये सब कुछ क्या हो गया है, इसने लोअर कर दिया है। किस चीज़ को कम कर दिया है, तो इसका सब्जेक्ट क्या था, हैज़ इंडीड लोअर्ड, हैज़ और लोअर्ड वर्ब का सब्जेक्ट क्या था, ऑल दिस था। इनफैक्ट ऑल तो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा था, दिस यहाँ पे नाउन का रोल प्ले कर रहा था, इनफैक्ट प्रोनाउन था ये। तो इसने लोअर कर दिया है, पलटा नहीं है, लेकिन द रिगार्ड, रिगार्ड का मतलब है वो रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट कम हो गया है। जो पीपल आउटसाइड, जो बाहर के लोग हैं, जिन लोगों को रिस्पेक्ट था यूएस के लिए, तो वो रिस्पेक्ट क्या हो गया है, कम हो गया है। मैनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज हैव सॉट, मैनी कंट्रीज ने क्या चाहा है कि वो लेवरेज करेंगे, लेवरेज मीन्स यूज करेंगे, द डिक्लाइन ऑफ द यूएस, कि यूएस का जो डिक्लाइन हो रहा है एज अ डेस्टिनेशन फॉर टैलेंट, कि उसको एक डेस्टिनेशन माना जाता था टैलेंट के लिए, अब उस चीज़ को यूज़ करेंगे। मतलब बाकी कंट्रीज को लग रहा है अब यूएस तो लोग जाएंगे नहीं, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। रिपोर्ट्स टॉक अबाउट, रिपोर्ट्स बात कर रहे हैं अबाउट यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस, तो यूरोप के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वेलकम कर रहे हैं डिस्ग्रंटल्ड, डिस्ग्रंटल्ड मीन्स जो परेशान, जो नाखुश, तो जो नाखुश यूएस बेस्ड रिसर्चर्स हैं उनको सब यूरोप वाले बुला रहे हैं, आ जाओ हमारे पास आ जाओ, यूएस तो मैं वैल्यू नहीं दे रहा ना, कोई बात नहीं हमारे पास आ जाओ।
आयरॉनिकली का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जब दो ऑपोजिट चीजें हो रही होती हैं, एक तरीके से आयरनी है, मतलब एक तरीके से ताने फॉर्म में। इस बात को नोट कर रहे हैं कि साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो हैं वो फ्ली कर रहे हैं, जो भाग रहे हैं, फ्लीइंग परसिक्यूशन, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि कहीं उनके अगेंस्ट कुछ हो ना जाए। ग्रेट, और उन्हीं रिसर्चर्स और साइंटिस्ट की वजह से, जिनकी वजह से अमेरिका को प्रोग्रेस मिली थी पास्ट में। तो हो क्या रहा है बेसिकली अमेरिका को जिन रिसर्चर्स और जिन साइंटिस्ट की वजह से प्रोग्रेस मिली थी, उन साइंटिस्ट को, उन रिसर्चर्स को लग रहा है कि कहीं हमारे अगेंस्ट कुछ ना हो जाए, इसलिए वो सब अमेरिका से भाग रहे हैं। फॉर अ वाइल नाउ, कुछ समय से अभी, इंडियन रिटर्नीज जो इंडिया में वापस आ रहे हैं लोग, हैव बीन ड्रिवन इन पार्ट। तो कुछ लोग तो इसलिए इंडिया वापस आ रहे हैं क्योंकि उनके अंदर एक डिजायर है, एक चाहत है कि वो घर वापस आ जाए, या फिर उनके अंदर एक चाहत है कि वो अपनी मदरलैंड को सर्व करें, अपनी मातृभूमि को सर्व करें। तो कुछ लोग तो इंडिया वापस इसलिए आ रहे हैं। प्रोफेशनल अचीवमेंट, कि आपने बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया, या फिर आपके पास अवसर है बहुत ही अच्छे लेवल की रिसर्च करने का, ये हमेशा से बहुत ही बड़ा ड्राइवर नहीं रहा है, बहुत ही बड़ा कारण नहीं रहा है कि इंडिया जो है अपने लोगों को वापस ला रहा है। तो इंडिया में लोग वापस आ रहे हैं, उसका कारण ये नहीं है कि इंडिया में वो बहुत अच्छी रिसर्च कर पाएंगे या वो बहुत प्रोफेशनली आगे आ पाएंगे। इंडिया लोग वापस इसलिए आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम अपना टाइम अपनी मातृभूमि में स्पेंड करें। वाइल, जबकि आउटवर्डली अगर हम बाहर की तरफ से देखें, न्यू विस्टास मीन्स अपॉर्चुनिटीज, तो नए नए अवसर खुल गए हैं लोगों के लिए, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं, और जो फंड्स की जो लड़ाई थी वो उतनी खतरनाक नहीं रही, मतलब फंड्स भी आसानी से मिल जाते हैं। इन पार्ट क्यों? क्योंकि एनकरेजमेंट दिया जा रहा है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को। लेकिन इस सब के बावजूद भी अभी बहुत सारा काम है जो बाकी है करना। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में ऑथर ने क्या बोला कि वही यूएस से तो लोग भाग रहे हैं, बाकी कंट्रीज इनका फायदा उठा रही हैं, वो अपने यहाँ बुला रही हैं, यूरोप अपने यहाँ बुला रहे हैं, लोग इंडिया भी वापस आ रहे हैं। तो इंडिया वापस आने का एक रीजन तो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से तो नेशनलिज्म है, एक तरीके से तो पैट्रियोटिज्म है कि हमें अपनी कंट्री को सर्व करना है। हालांकि अब जो लोग इंडिया वापस आ रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज बढ़ चुकी हैं, फंडिंग भी ईजी है, हालांकि अभी बहुत काम करना बाकी है, लेकिन चीजें इंप्रूव हो रही हैं इंडिया में भी, ऐसा ऑथर ने बोला। ग्रामर इस वाले पैराग्राफ में कर लेते हैं हम। एक तो मुझे बता दो, ये दिस, ऑल दिस में सी सब कुछ, ऑल दिस सही होता है, ऑल, सम, नन, इनके आगे सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, प्लूरल नाउन भी आ सकता है, तो ऑल दिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सब्जेक्ट का वर्ब बता दो, इसका वर्ब क्या है। डिक्लाइन का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, टॉक का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, कॉन्ट्रीब्यूटेड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, ये बता दो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, कौन से टेंस का है। होम का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, हैज, नॉट, ऑलवेज बीन, ये बता दो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, और इन वर्ब का सब्जेक्ट क्या है। फाइट का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। चलो यहीं से लेकर यहां तक हम पार्सिंग कर लेंगे। ऑल दिस का सब्जेक्ट क्या था, इस सब्जेक्ट का वर्ब क्या था, हैज और लोअर्ड, ये कॉमा कॉमा के बीच में था, सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। डिक्लाइन आर्टिकल हमेशा नाउन के बारे में बताता है, नाउन था। रिपोर्ट्स बातें करती हैं, इसका मतलब ये वर्ब थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। कॉन्ट्रीब्यूटेड का सब्जेक्ट था, किसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने, ये नाउन के आगे V1 प्लस ING था, तो ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट था साइंटिस्ट और रिसर्चर्स। हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। होम एडवर्ब था, कम बैक वेयर, होम, तो जो वर्ड वेयर का आंसर देता है वो एडवर्ब होता है। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो ना ही एक्टिव है ना ही पैसिव है। और इसका सब्जेक्ट क्या है, अचीवमेंट और दी अपॉर्चुनिटी, दो सब्जेक्ट्स हैं इसके, अचीवमेंट और अपॉर्चुनिटी। ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। पार्सिंग करते हैं। वाइल एडवर्ब है, आउटवर्डली एडवर्ब है, न्यू एडजेक्टिव है, विस्टाज नाउन है, हैव वर्ब है, ओपन वर्ब है, रिसर्च अपॉर्चुनिटी, इसको पूरा नाउन मान सकते हो, इसको एडजेक्टिव, इसको नाउन मान सकते हो। हैव वर्ब है, एक्सपैंडेड वर्ब है, एंड कंजंक्शन है, द आर्टिकल है। फाइट नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, फंड्स नाउन है। इज वर्ब है, इंटेंस एडजेक्टिव है, लेस एडवर्ब है। इन पार्ट मीन्स कुछ हिस्से में, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है, अलग अलग मानोगे तो ये नाउन है, ये प्रपोजिशन है। ड्यू टू एक पूरा का पूरा कंजंक्शन होता है।
द आर्टिकल है, एनकरेजमेंट नाउन है, गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म में टू प्रपोजिशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पूरा का पूरा नाउन है, वर्क नाउन है, मच एडजेक्टिव है, रिमेन्स वर्ब है, टू प्रपोजिशन है, बी वर्ब है, डन वर्ब है। कितने लोगों का सही निकला? मैम हैज नहीं हैव आएगा, दो सब्जेक्ट से नहीं बेटा, जब भी दो सब्जेक्ट्स और से कनेक्टेड होते हैं वर्ब नियरर सब्जेक्ट के हिसाब से आते हैं, तो वर्ब किसके हिसाब से आई? अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, अपॉर्चुनिटी सिंगुलर था इसलिए यहाँ पे हैज आया। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर एक बार रिवाइज कर लो। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। लास्ट पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है? लूजनिंग अप दी, सरकार की पर्स स्ट्रिंग्स को लूजन अप करना, मतलब आप अपनी पर्स स्ट्रिंग्स को लूजन अप कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप पैसा खर्चा कर रहे हो। पर्स की चेन खोलोगे तो उसके अंदर पैसा है, पैसा खर्च करोगे, तो एक इडियम होता है जिसका मीनिंग होता है पैसा खर्च करना। एंड गोडिंग, गोडिंग का मतलब क्या है? एक तरीके से आप क्या कर रहे हो? डरा रहे हो, धमका रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? गोडिंग करना। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को क्या किया जा रहा है? गोड किया जा रहा है, मतलब एक तरीके से फोर्स करो कि वो रिसर्च में इन्वेस्ट करें, ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो मतलब ऑथर ने क्या बोला कि इंडिया में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? एक तो खर्चा करना चाहिए और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को एक तरीके से फोर्स करना चाहिए कि वो खूब सारा इन्वेस्टमेंट करें रिसर्च में, और ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। व्हाट ऑफन पुट्स ऑफ रिटर्नीज, कौन सी चीज है जो रिटर्नीज को वापस भेजती है, मतलब रिटर्नीज को इंडिया आने के लिए डिस्करेज करती है? वो क्या है कि इंडिया में जो डेली स्ट्रगल होता है, डेली संघर्ष उनको करना पड़ता है। ये जो स्ट्रगल है ये ना केवल रोजमर्रा की सोशल लाइफ में उनको करना पड़ता है, बल्कि उनको काम की जगह पे भी करना पड़ता है। जो कोलैबोरेशन है इंस्टीट्यूशंस के बीच में या फिर डिपार्टमेंट्स के बीच में जो मिलजुल के काम होता है, टफ सेल है। इसका मतलब क्या है? ये ईजी नहीं है, ये चीजें बड़ी मुश्किल हैं। तो बेसिकली ऑथर इस पैराग्राफ में हमको ये बता रहे हैं कि कौन सी चीजें हैं जो खराब है इंडिया में, कि फंडिंग नहीं है, इंडिया में स्ट्रगल है, वर्क प्लेस में स्ट्रगल है, सोशल लाइफ में स्ट्रगल है, कोलैबोरेशन करना बड़ा मुश्किल है, जो सफोकेटिंग मीन्स गला घोटने वाले सोशल नॉर्म्स हैं, जो हमारे यहाँ सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस हैं, और जो हायरार्कीज हैं कि ये ऊपर है, ये नीचे है, ये इसको इससे परमिशन लेनी पड़ेगी, इसको इससे परमिशन लेनी पड़ेगी, ये सारे के सारे क्या है? डाउनर है। डाउनर का मतलब क्या है? इन सारे कारणों की वजह से लोग क्या हो जाते हैं? डिस्करेज हो जाते हैं। डाउनर मीन्स जो आपको डिस्करेज करे। लास्टली द एकेडमिक फ्रीडम, जो फ्रीडम इंडियंस को बाहर मिलता है वो हमें इंडिया में उनको देना पड़ेगा। दैट वुड रिक्वायर, उसके लिए किस चीज की जरूरत होगी? एक कंप्लीट ओवरहॉल की, पूरी तरीके से रिपेयर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा इंडिया के गवर्नमेंट को, अपने एटीट्यूड को, किस चीज को लेके? लिबरल वैल्यूज को लेके, फ्रीडम को लेके। लिबरल का मतलब क्या होता है? फ्री। और फॉरेनर्स को लेके, जो विच ऑफन बॉर्डर्स ऑन द ट्रम्पियन, जो जनरली अभी क्या है? ट्रम्पियन के बॉर्डर पे। ट्रम्पियन के बॉर्डर पे का मतलब क्या? जैसा मिस्टर ट्रम्प कर रहे हैं ना, इंडिया में भी वैसा ही होता है। तो इंडिया की गवर्नमेंट को अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, तभी वो लोग इंडिया वापस आएंगे और इंडिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। समझ आया फर्स्ट आर्टिकल सभी को? टोन कैसी थी? क्रिटिकल थी, यूएस की बुराई करी है। रिफ्लेक्टिव थी, रिफ्लेक्टिव मीन्स ऑथर सोच रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं, लोग इंडिया क्यों वापस आ रहे हैं। कॉशनरी वार्निंग दे रहे हैं कि सरकार ने अगर अपना एटीट्यूड चेंज नहीं किया तो चीजें खराब होंगी। हल्की सी होपफुल भी थी, ऑथर ने बोला था कि हाँ इंडिया में भी अब अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं, अब फंडिंग थोड़ी सी इजी हो गई है, तो ऑथर ने कहीं कहीं पॉजिटिव बात भी करी थी। तो ऑथर ने चारों टोन्स को मिक्स करके लिखा है ये पूरा का पूरा पैसेज। यूएस की बुराई करी है, रिसर्च के इकोसिस्टम के बारे में सोचा है, वार्निंग दी है कि सरकार ने अगर अपने आप को ठीक नहीं किया तो चीजें ठीक नहीं होंगी, और उम्मीद भी जताई है कि इंडिया का सिस्टम थोड़ा बहुत ठीक भी हो रहा है। चलो देखते हैं कितने लोगों को पैसेज समझ में आया है। एकेडमिक माइग्रेशन पैटर्न्स में क्या शिफ्ट हो रहा है? यूएस रिसर्चर्स को अब्रॉड खुद भेज रहा है पार्टनरशिप के लिए? नहीं,
वो कंट्री जो डिपेंडेंट थी अमेरिकन एकेडमिया पे वो सेल्फ सफिशिएंट है, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ। हाँ, साइंटिस्ट जो यूएस से बचने के बाहर निकल रहे हैं उनको यूरोप वेलकम कर रहा है। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज कॉपी कर रही हैं यूरोपियन रिसर्च मॉडल्स को, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ। आंसर इज सी। स्कोर्स एवरीवन। अगला क्वेश्चन, इंडियन रिटर्नीज हेजिटेट क्यों करेंगे? रिसर्च नेटवर्क्स नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। पॉलिसी इन्वायरमेंट खराब है, लेकिन ओवरसीज क्वालिफिकेशन को लेके खराब है। बाहर की क्वालिफिकेशन को हम कंसिडर नहीं करते, गलत है। इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं है। हाँ, सोशल चीजें अच्छी नहीं है, सोशल रिजिडिटीज है, नॉर्म्स अच्छे नहीं है, इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स अच्छे नहीं है, हायरार्की है, ये सब मेंशन था। आंसर इज डी। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज, फिर स्किमिंग करेंगे। स्किमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से पढ़ना। ऑथर ने ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में क्या बोला था? कि इसके कैंसिलेशन से क्या हो जाएगा? यूएस की एजुकेशन और ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हो जाएगी और कंपटीशन बढ़ जाएगा। नहीं, हाँ, फॉरेन बच्चे जो हैं यूएस यूनिवर्सिटीज में एनरोल नहीं करेंगे, सही बात है। एम्प्लॉयमेंट के चांसेस अच्छे हो जाएंगे? नहीं। ये क्या शो करता है? बाय पार्टिसन सपोर्ट इन अमेरिकन पॉलिसी। अमेरिकन पॉलिसी में बाय पार्टिसन का वर्ड का मतलब क्या होता है? जहाँ पे पार्शियलिटी होती है। तो ये क्या करता है? पार्शियलिटी दिखा रहा है अमेरिकन पॉलिसी में, तो भी मेंशन नहीं है। तो बेसिकली बच्चे एनरोल ही नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों को वहाँ काम की कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी। आंसर इज बी। बाय पार्टीशन का मतलब एक तरीके से होता है पार्शियलिटी कब? जब दो पार्टीज इन्वॉल्व हो। बाय का मतलब होता है टू, पार्टीशन मीन्स पार्टीज, दो पार्टीज इन्वॉल्व हो, एक की तरफ झुकाव ज्यादा हो, एक की तरफ झुकाव कम हो, उसको बोलते हैं बाय पार्टीशन। तो बाय पार्टीशन सपोर्ट है, दोनों की तरफ सपोर्ट है, कोई सेंस ही नहीं है। चलो अब आ जाते हैं एक बहुत ही प्यारे आर्टिकल पे। जैसा कि मैंने आपको बोला था वीक में एक दिन हम बहुत प्यारा आर्टिकल करेंगे, तो इट्स टाइम टू डू दैट बहुत प्यारा वाला आर्टिकल। पर उससे पहले फिर से रिक्वेस्ट करूंगी सभी बच्चों ने, जितने भी लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, एक बार तुरंत की तुरंत कर देंगे। द पावर ऑफ अ नियर मिस। कभी कभी होता है ना, एक नंबर से सिलेक्शन रह गया, 2 नंबर से सिलेक्शन रह गया, 0.25 नंबर से सिलेक्शन रह गया, 0.5 नंबर से सिलेक्शन रह गया, होता है। कितने लोगों के साथ ऐसी चीजें हुई हैं? तो उसकी पावर को समझते हैं। छोटी छोटी फेलियर्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जायंट मीन्स ह्यूज, बहुत बड़ी बड़ी छलांगों में। चलो स्किमिंग करना है, ऊपर ऊपर से पढ़ के मुझे मेन आइडिया बताएंगे। फेलियर स्पेशली जब एक बहुत छोटे मार्जिन से होता है तो बहुत दुख होता है। जैसे आप कोई रेस में थे, कुछ सेकंड पीछे ही थे विनर से, 1.25 0.5 से आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपका ड्रीम पूरा नहीं हो पाया। लेकिन यही फेलियर है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी आगे की सक्सेस में। स्मॉल मार्जिन का फेलियर का मतलब ये नहीं कि आप सक्षम नहीं थे, इसका मतलब है कि आप ऑलमोस्ट वहीं पे थे, मतलब आप एकदम सक्सेसफुल होने की कगार पे हो। ये एक वेकअप कॉल होता है जो आपको बोलता है कि सोचो, फिर से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और इतने स्ट्रांग बनो जितने स्ट्रांग पहले कभी नहीं थे। ऐसे फेलियर्स हाईलाइट करते हैं कि कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, प्रोग्रेस को रोकते भी नहीं है और इंप्रूवमेंट की जरूरत क्या है वो बताते हैं। वो गैप्स बताते हैं आपकी कोशिश, आपके रिजल्ट में क्या गैप आया है, आप कहाँ फोकस्ड हो, कहाँ डिस्ट्रैक्टेड हो, डिसिप्लिन में और आप सेल्फ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये अंदर आपके अंदर एक आग जलाते हैं, एक ऐसा मोटिवेशन कि सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं होना है, अगले बार टॉप करना है, अगली बार एक्सेल करना है। तो बेसिकली पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है कि जब आप एक बहुत ना के बराबर मार्जिन से रह जाते हो, बहुत कम मार्क्स से रह जाते हो, इसका मतलब है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है, इसका मतलब आप सक्सेसफुल होने के लिए सक्षम हो, आप एकदम सक्सेसफुल होने की कगार पे हो।
और अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है क्या कमी रह गई थी और उस कमी को मिटा के ऐसा परफॉर्म करना है अगली बार कि आप सिर्फ क्लियर ही ना करो बल्कि एक्सेल करो। सो दिस वॉज द मेन आइडिया। चलो अगला पैराग्राफ स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे। हम इसी आर्टिकल की जरूरत थी। बहुत दुख हो रहा था जब अभी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था। अगला, आप बहुत ना के बराबर मार्जिन से फेल हुए हो, इसका मतलब आप तैयार हो बहुत बड़ी छलांग के लिए। आप हम्बल हो गए हो और आपका कॉन्फिडेंस नहीं हो टूटा है, आपकी स्पिरिट, आपका जोश नहीं टूटा है और आप बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हो गए हो। अब आपके अंदर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस, घमंड भी नहीं आएगा और आप बहुत मेहनत भी करोगे। आपको स्ट्रेंथ सिखाता है ये, जो आपको एक्सपीरियंस से सीखते हो। जब आप इतनी नजदीक आते हो ना सक्सेस के और फिर भी पीछे रह जाते हो, तो हर लेसन आपका पर्सनल हो जाता है, हर मिस्टेक आपका एक टीचर बन जाता है और हर कोशिश एक इन्वेस्टमेंट होता है आपकी आगे की जीत में। आप और मेहनत करते हो और अच्छे से प्लानिंग करते हो और अच्छा सोचते हो और फोकस के साथ काम करते हो। आप और ज्यादा एनर्जी लगाते हो और ज्यादा लगातार परसिवियरेंस के साथ काम करते हो। हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे इंडिविजुअल से जो सिर्फ फिनिश लाइन से पहले ठोकर खा गए थे और फिर वो ऐसे रिटर्न हुए कि बहुत फोर्स उन्होंने लगाया और जीत गए। एथलीट्स, स्कॉलर्स, एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट, सब लोगों ने अपनी छोटी छोटी डिफीट्स को अपने सबसे बड़े कमबैक में ट्रांसफर किया। ये जो हल्का सा गैप है ना, ये इतनी पावर होल्ड करता है क्योंकि आपको सब ये सिखाता है कि आप केपेबल हो। पूरा नहीं हुआ है अभी आपका ड्रीम, लेकिन आप केपेबल हो और ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो पूरा पैराग्राफ फिर से क्या कह रहा है कि जो हल्का सा गैप रह जाता है ना, ये बताता है आप केपेबल हो और इसलिए आप और जोश लगाते हो और एनर्जी लगाते हो और एफर्ट्स लगाते हो और इतनी बड़ी छलांग मारते हो कि आप सक्सेसफुल भी होते हो, बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुल होते हो। और ये जो रियलाइजेशन होता है ना, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। लास्ट पैराग्राफ। मैम 28 दिन बाद CUET का इंग्लिश का पेपर है, वोकैब और ग्रामर। हाँ देखो, वोकैब आपके एडिटोरियल से सारी हो जाएगी CUET की, और ग्रामर के लिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर लो बेटा, सारे कवर हो जाएंगे। लास्ट पैराग्राफ। तो आपको डिस्करेज नहीं होना एक छोटे फेलियर से, आपको उसको अपनाना है। ये एक तरीके से रिहर्सल थी आपकी ग्रैंड परफॉर्मेंस से पहले। ये यूनिवर्स का तरीका है आपको बोलने का कि तुम बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार हो और अच्छे से प्रिपेयर करो। अगली जो तुम्हारी छलांग होगी वो एक बहुत छोटा सा इंप्रूवमेंट नहीं, बहुत बड़ा आपके अंदर चेंज लेके आएगी, जो आपको आपके प्रीवियस बेस्ट से भी बहुत आगे लेके जाएगी। तो जब भी हल्के से फेल हो, समझो कि ये अंत नहीं है, ये तो प्रिपरेशन ग्राउंड है आपकी सबसे बड़ी छलांग का। तो लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है कि जब भी फेल हो छोटे से मार्जिन से, मतलब आप केपेबल हो और ये आपकी बहुत बड़ी सक्सेस की एक रिहर्सल थी बस। चलो क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। फेलियर जो छोटे से मार्जिन से होती है, आपको कैसे इंटरप्रेट करना है कि एक नियर सक्सेस है जो प्रोग्रेस दिखा रहा है और एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। आंसर इज व्हाट? आंसर इज सी। लास्ट क्वेश्चन, ऑथर की टोन कैसी थी? बुराई करी है ऑथर ने। क्रिटिकल मीन्स बुराई करना, स्केप्टिकल मीन्स डाउटफुल होना, नहीं तो बुराई और डाउटफुल तो नहीं किया। एनालिटिकल मीन्स डेटा और फैक्ट्स को एनालाइज किया है क्या? नहीं। इनडिफरेंट मीन्स ऑथर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनडिफरेंट मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी भी टोन। पेसिमिस्टिक मीन्स नेगेटिव थी क्या? पैसिव मीन्स ऑथर ने कुछ किया ही नहीं। हाँ, ऑथर की टोन रिफ्लेक्टिव थी, सोचने पर मजबूर कर रही थी और मोटिवेशनल थी। आंसर इज डी। चलिए मैच द कॉलम्स, आंसर्स बताएंगे। थ्रू थिक एंड थिन मीन्स हर कंडीशन में। टू पीस इन अ पॉट बिल्कुल सेम होना। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू पूरी तरीके से सरप्राइज। पुल समवन्स लेग किसी की टांग खींचना। कम रेन और शाइन कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट हैपेंस।
तो इसका क्या था, थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स एंड सिचुएशंस। तो आंसर इज सॉरी सी, आंसर इज मतलब फर्स्ट ऑफ 5 लगभग सेम ही थे, C, E, A, B एंड D। स्कोर्स एवरीवन। 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगी। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उन बच्चों को, उनमें से एक बच्चे को सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट मिलेगी, उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे। जितने लोगों ने अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। परफेक्शन और एडिटोरियल को रोज करो। 2 घंटे इंग्लिश को रोज दोगे, इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी, बट उसके लिए आपको 2 घंटे रोज देने पड़ेंगे। इस बात को मैं गारंटी कर सकती हूँ कि अगर आप 1 महीने भी इंग्लिश की क्लासेस में रेगुलरली आ गए तो आपकी वोकैबुलरी, आपकी ग्रामर, आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैरा जंबल्स, क्लोस्टर्स सब बहुत इंप्रूव हो जाएगा, बट उसके लिए कम से कम 2 घंटे मुझे रोज देने पड़ेंगे। कोड आप लगाओगे निमिषा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश लेना है तो आप यस ऑफिसर पे जाके एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लोगे इंग्लिश का। ये इंग्लिश फॉर ऑल सब्जेक्ट्स होता है क्योंकि इसमें हम ग्रामर, प्रैक्टिस, वोकैबुलरी सब कुछ करते हैं। अगर आपको स्पेसिफिकली बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आपको जॉब चाहिए अगले 6 महीनों में, 7 महीनों में, तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लो, जिसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं यस ऑफिसर एप्लीकेशन पे। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट, सारे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। कोड यहाँ पे भी आपका निमिषा ही लगता है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये टेलीग्राम चैनल्स है, इनको ज्वाइन कर लो, यहाँ सारी PDF, सारी मैगजीन मिल जाएगी। परफेक्शन की क्लास आप सभी लोगों की 1:30 बजे होगी, 1:30 PM पे हम मिलेंगे परफेक्शन की क्लास से पहले। कोई डाउट, कोई क्वेरी होता है, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर देना। टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, टाटा। मिलेंगे परफेक्शन की क्लास में 1:30 बजे। जितने लोगों ने अभी तक परफेक्शन में एनरोल नहीं किया है, आज के आज कर लेना।